नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का MCQs करवाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन सी यांत्रिक तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ऑप्शन ए तीनों अलग अलग तल में होते हैं, ऑप्शन बी तीनों एक ही तल में होते हैं, ऑप्शन सी केवल किरणें एक तल में होती हैं, अभिलंब नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। दोस्तों, हमें पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी 30 अंश करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्रकाश की कोई किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तो परावर्तन के बाद वह ऑप्शन ए 90 अंश के कोण पर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी 45 अंश के कोण पर मुड़ जाएगी, ऑप्शन सी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ऑप्शन डी दर्पण को पार कर जाएगी। दोस्तों, हमें पता है कि जब कोई किरण अभिलंब पर या दर्पण पर लंबवत गिरती है तो वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, अतः इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और हमें पता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आभासी और सीधा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है। ऑप्शन ए वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी वस्तु के बराबर, ऑप्शन डी वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आकार के बराबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष पार्श्व उल्टा दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्श्व परावर्तन, ऑप्शन बी पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन सी पार्श्व व्युत्क्रमण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो दोस्तों, इस घटना को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी अनंत। तो दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है कहलाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है कहलाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयाकार दर्पण। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी द्वारक। तो दोस्तों, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम कहते हैं ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिलंब, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी फोकस दूरी, ऑप्शन डी द्वारा। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए आर बराबर एफ, ऑप्शन बी आर बराबर एफ बाई 2, ऑप्शन सी आर बराबर 2f, ऑप्शन डी आर बराबर 3। तो दोस्तों, हमें पता है कि
वक्रता त्रिज्या और f में संबंध का सूत्र होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों वक्रता त्रिज्या का आधा करते हैं तो फोकस दूरी प्राप्त होती है। अतः वक्रता त्रिज्या 20 दी गई है तो इसका आधा करेंगे 10 मिलेगा। अब हमें पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः 20 का आधा 10 और माइनस लगा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और हमें पता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण के सामने, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दर्पण के सामने, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो ध्रुव के बाईं तरफ होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि दर्पण के सामने होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण के सामने, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के पीछे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।